नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे 10th में एसएसटी के अंदर केंद्र सरकार के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमारा जो बिंदु चल रहा है इसमें हमने राष्ट्रपति की जो शक्तियां और कार्य के बारे में जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें हमने सामान्यकालीन शक्तियों का हमारे द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। इसमें नेक्स्ट शक्ति है विधायी शक्ति। सामान्यकालीन शक्तियों में कौन सी शक्ति है? दूसरी जो शक्ति है वो है विधायी शक्ति। अब देखो, विधायी शक्ति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। विधायी शक्ति के बारे में क्या बताया गया है? देखो, विधायी जो शक्ति है, भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का क्या माना गया? वैधानिक प्रधान माना गया है। मतलब कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान किसे माना गया? राष्ट्रपति को माना गया। जबकि वास्तविक जो प्रधान होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। और विधायी शक्ति के अंदर हम पढ़ेंगे विधायी क्षेत्र का प्रशासन। सबसे पहले पढ़ेंगे विधायी क्षेत्र के प्रशासन के बारे में। विधायी क्षेत्र का प्रशासन। अब विधायी क्षेत्र का जो प्रशासन है उसके बारे में क्या बताया गया है हमारे इस अध्याय के अंदर कि राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित अनेक शक्तियां क्या की गई है? प्रदान की गई है, उसे प्राप्त है। यानी विधायी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित जो शक्तियां, अनेक प्रकार की शक्तियां किसे प्रदान की गई है? राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। और उनका वह क्या कर सकता है? उपयोग कर सकता है। जिसमें वह संसद के अधिवेशन बुलाता है। इसमें क्या कर सकता है वो? संसद के अधिवेशन बुलाना। यानी संसद के सत्र का अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में होती है। यानी राष्ट्रपति संसद के सत्र के अधिवेशन बुला सकता है, संसद के सत्र का अधिवेशन बुला सकता है। और अधिवेशन समाप्ति की घोषणा बुलाने व समाप्त कर सकता है। क्या है उसके पास में? वह समाप्त भी कर सकता है। अधिवेशन बुलाएगा और अधिवेशन को समाप्त करने की शक्ति तो किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में है। ठीक है। वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को उसके निश्चित काल से पूर्व भी क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पे क्या करेगा? प्रधानमंत्री की सिफारिश प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को क्या कर सकता है? ये भंग, यानी भंग करने का अधिकार किसके पास में है? यानी इसको लोकसभा को क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है, समय से पूर्व भी कर सकता है। ये किसके पास में अधिकार होता है? राष्ट्रपति के पास में अधिकार होता है कि राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व क्या कर सकता है? समाप्ति की घोषणा कर सकता है। और अब तक ऐसा जो है भारत के अंदर कितने दफा उसका हो चुका है? समय से पूर्व जो लोकसभा को समाप्त किया गया है वो 9 बार हो चुका है। कितनी दफा? 9 दफे लोकसभा को समय से पूर्व समाप्त किया जा चुका है। और संसद के अधिवेशन के प्रारंभ, यानी जब संसद का अधिवेशन प्रारंभ किया जाएगा, अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी करता है। यानी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त रूप से जो बैठक का आयोजन किया जाता है, प्रारंभिक सत्र यानी प्रारंभिक जो सत्र है उसकी बैठक के अंदर अध्यक्षता करने का जो अधिकार वो किसके पास में होता है? इसके राष्ट्रपति के पास में होता है। और इसके द्वारा उसके अन्य अवसरों पर भी संसद को संदेश या उनकी यानी संबोधन करने की और बैठकों को आयोजित करने की भी उसके पास में क्या है? अधिकार है। और राष्ट्रपति के भाषणों में, यानी राष्ट्रपति के भाषणों में शासन की सामान्य नीतियों की घोषणा की जाती है। यानी राष्ट्रपति के भाषण के माध्यम से क्या किया जाता है? जो शासन की जो सामान्य जो नीतियां, उन नीतियों का निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा बिंदु होगा सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। ये पहली होगी विधायी शक्ति के अंदर। दूसरी है सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। सदस्यों को मनोनीत
करने की शक्ति। अब सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति से अभिप्राय है कि सदस्यों को किस तरीके से मनोनीत किया जाता है कि राष्ट्रपति को राज्यसभा में, यानी राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर जो सदस्य मनोनीत करता है वो 12 सदस्य मनोनीत करता है। यानी राज्यसभा के अंदर कितने, राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य। ये किसके पास में अधिकार है, ये राष्ट्रपति के पास में। और ये विशेष उपलब्धियों वाले व्यक्ति होते हैं। ये कौन होते हैं, विशेष उपलब्धियों वाले व्यक्ति होते हैं। इनको राज्यसभा के अंदर मनोनीत करने का जो अधिकार है वो किसके पास में होता है, राष्ट्रपति के पास में होता है। और 2 सदस्य लोकसभा में 2 सदस्य। अब ये जो 2 सदस्य हैं ये क्या कर सकता है कि जो 2 सदस्य हैं वो आंग्ल भारतीय समुदाय के जो व्यक्ति होते हैं उनको मनोनीत करने का, इनका चुनाव नहीं होता है। 12 राज्यसभा में और 2 लोकसभा के अंदर मनोनीत करने का अधिकार किसके पास में है, राष्ट्रपति के पास में होता है। तीसरा बिंदु हमारा कि विधेयक पर विशेषाधिकार का प्रयोग। और विधेयक पर मतलब क्या क्या गया है, विधेयक पर विशेषाधिकार का प्रयोग भी कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। तीसरा बिंदु है विधेयक विशेषाधिकार का प्रयोग। अब विधेयक पर विशेषाधिकार का जो प्रयोग है तो किस तरीके से करेगा, राष्ट्रपति की संसद द्वारा, क्या है कि संसद द्वारा स्वीकृति, प्रत्येक विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। यानी जो विधेयक जो पारित किया जाएगा, जो विधेयक जो प्रस्तुत किया जाएगा संसद के अंदर, संसद के सत्र के दौरान जो प्रत्येक जो विधेयक है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही क्या लेंगे, उनको अमली जामा पहनाया जा सकता है, उनको कानूनी मान्यता दी जा सकती है। उनको कानूनी मान्यता कब दी जाएगी, जब राष्ट्रपति के द्वारा उनको स्वीकृति प्रदान हो जाएगी, चाहे वो लोकसभा में पास हो चाहे राज्यसभा में पास हो। जब तक राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर नहीं होंगे उस विधेयक पे, वो वैध नहीं होगा। और उसे वैधता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। किसी भी विधेयक पर अगर उसे कानूनी रूप ग्रहण करवाना है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी होना आवश्यक है। तो विधेयक पर विशेषाधिकार का प्रयोग कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति, चौथा पॉइंट है अध्यादेश। अध्यादेश जारी करने अब अध्यादेश जारी करने की शक्ति से क्या अभिप्राय है कि अध्यादेश से तात्पर्य है कि जिस समय संसद का अधिवेशन हो रहा हो, मतलब जिस समय संसद का अधिवेशन चल रहा हो तो उस समय संसद के उस समय क्या कर सकता है, उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। जिस समय संसद का अधिवेशन चल रहा हो उस समय राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो कोई आदेश जारी कर सकता है, किसी भी तरीके का उसके द्वारा क्या है कि आदेश की घोषणा की जा सकती है। और ये अधिकार किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। और अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेंगे। यानी जो उसके द्वारा आदेश पारित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो अध्यादेश सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक उसको क्या रहेगी, मान्यता। 6 सप्ताह बाद तक वो लागू रह सकता है, अधिवेशन जब चल रहा हो, ठीक है। इस अवधि से पूर्व भी इस अध्यादेशों को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। इस अवधि से पूर्व भी अध्यादेशों को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति जो प्राप्त है राष्ट्रपति को, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि कौन सी वित्तीय शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। हम पढ़ रहे थे विधायी शक्ति के अंतर्गत, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वित्तीय शक्ति। विधायी शक्ति के बाद में जो नेक्स्ट बिंदु होगा वह है विधायी शक्ति, सॉरी वित्तीय शक्ति। वित्तीय, अब देखो वित्तीय शक्ति के अंदर क्या बताया गया है कि वित्तीय शक्ति वह शक्ति होती है
जिसमें राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों, यानी राष्ट्रपति क्या करेगा, वित्त वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए, यानी भारत सरकार को उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखवाएगा। मतलब तो ये ऐसा आदेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति कि प्रत्येक वित्त वर्ष, और वित्त वर्ष का जो प्रारंभ होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो समय है वो वित्त वर्ष के नाम से जाना जाता है। 1 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो समय है वो वित्त वर्ष कहलाता है। 1 अप्रैल और 31 मार्च तक क्या है ये, वित्त वर्ष। और इस वित्त वर्ष के लिए क्या है कि संसद के अंदर ये प्रस्ताव भेजा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और सरकार के पास में आदेश दिया जाता है कि सरकार ये वित्त वर्ष यानी 1 वर्ष के आय व्यय का जो लेखा जोखा वो कहाँ प्रस्तुत करे, संसद के अंदर जनता के समक्ष उसको क्या करना, प्रस्तुत करना होता है। सदन के अंदर इसको लोकसभा के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। और दूसरी चीज कि धन विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती, यानी धन विधेयक और अनुदान मांगे मतलब इसमें बताएगी कि उसकी आज्ञा के बिना, जब तक राष्ट्रपति की आज्ञा नहीं होगी तब तक धन विधेयक और अनुदान मांगे कहाँ प्रस्तुत नहीं की जा सकती, लोकसभा के अंदर प्रस्तुत नहीं की जा सकती। इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति होना आवश्यक है। ठीक है। फिर न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां क्या है, चौथा बिंदु हमारा न्यायिक शक्तियां। अब न्यायिक शक्तियों के अंदर भी प्रावधान किए गए हैं। इसके अंदर ये प्रावधान है कि संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया गया, यानी संविधान के अंदर किसकी स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया गया। न्यायपालिका जो है संविधान के अंदर क्या रखी गई है, स्वतंत्र रखी गई है, और उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति की नियुक्ति। अब राष्ट्रपति को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति क्षमादान की प्रदान की गई है, यानी राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को वो अपने विवेक के माध्यम से क्या कर सकता है, अगर किसी को मृत्यु दंड दे दिया गया हो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या किसी भी कोर्ट के द्वारा, तो उस मृत्यु दंड को भी वो क्या कर सकता है, उसको भी वो समाप्त कर सकता है। ऐसा इसके राष्ट्रपति के पास में अधिकार होता है। तो जो न्यायिक शक्ति के अंतर्गत ये बताया गया कि राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार भी दिया गया है। जो क्षमादान का वो क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है। अब हमने सामान्यकालीन शक्तियों का अध्ययन किया था। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की जो संकटकालीन शक्तियां उसके बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां। दूसरी जो हमारी महत्वपूर्ण शक्तियां है वो है संकटकालीन। अब देखो संकटकालीन जो शक्तियां क्या बताया गया, संकटकालीन शक्तियों के अंतर्गत कि राष्ट्रपति की जो संकटकालीन शक्तियां हैं जिसमें बताया गया संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां दी गई। जब देश के अंदर कोई संकट उत्पन्न हो जाए तो उस संकट के निदान के लिए राष्ट्रपति को विशेष अधिकार प्राप्त है, और वो विशेष अधिकार ऐसे प्राप्त है जिसके अंदर उन शक्तियों का प्रयोग कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है। वर्तमान समय में संविधान में संकटकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जिसमें नंबर 1 है हमारा युद्ध व बाहरी
युद्ध व बाहरी आक्रमण। कैसी कैसी शक्ति का प्रयोग? युद्ध व बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति या आंतरिक अशांति की स्थिति। आप आंतरिक अशांति की जो स्थिति है, आंतरिक अशांति की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था का प्रावधान किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति के द्वारा। और यहाँ 352 अनुच्छेद किसका प्रयोग किया जाएगा? 352 का प्रयोग किया जा सकता है। युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई या बाहरी आक्रमण हो रहा हो, किसी देश के द्वारा हमारे देश पे अटैक कर दिया गया हो, या आंतरिक यानी भारत के अंदर शासन संचालन सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो सैनिक शासन लागू करवा सकता है कौन? राष्ट्रपति के द्वारा। ऐसी स्थिति संज्ञान में ली जा सकती है। ठीक है। और दूसरी चीज, राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की क्या कर सकता? घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति संकटकालीन जो स्थिति है उससे निपटने के लिए संकट काल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352 का क्या कर सकता? प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 352। ठीक है। अब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कब की जा सकती है? जब मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। यानी मंत्रिमंडल किसको करेगी? किसे संबोधित करेगी? किसको कहेगी? राष्ट्रपति को कहेगी कि हमारे देश के अंदर आक्रमण हो रहा है। ठीक है। और दूसरी चीज कि युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई या फिर शासन संचालन के अंदर बाधाएं उत्पन्न हो रही है, तो उस समय संकट काल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए अवगत कौन कराएगी? मंत्री परिषद करवाएगी। और मंत्री परिषद जो घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत यानी जो संकट काल की जो घोषणा है उसको 1 महीने के लिए तो राष्ट्रपति लागू कर सकता है, लेकिन इसको अधिक से अधिक 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए दोनों सदनों की सहमति होना आवश्यक, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों की सहमति होना आवश्यक है। और इसकी स्वीकृति अवश्य होगी। इसे लागू करने के लिए 6 माह की स्वीकृति और भी 6 माह की स्वीकृति के बाद इसको और भी बढ़ाया जा सकता है। फिर हमारा दूसरा जो है 352 के बाद में 356 जो अनुच्छेद है उसमें राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन राज्यों में संवैधानिक तंत्र के राज्यों में संवैधानिक विफल होने के कारण होने की संकट, इसमें है 356 अनुच्छेद। कौन सा है यहाँ पे? अनुच्छेद 356। और ऊपर कौन सा काम में आ रहा था? 352। अब अनुच्छेद 356 क्या है? अनुच्छेद 356 में क्या है कि राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन करना, यानी राष्ट्रपति को कौन अवगत करवाएगा? राज्य से संबंधित जो समस्या उत्पन्न हो रही है, तो राष्ट्रपति को राज्यपाल के द्वारा यह अवगत करवाया जाएगा कि उसके राज्य के अंदर कानूनी व्यवस्था सही तरीके से संचालित नहीं है। तो उस समय राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार, यानी राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, या चलाने के अंदर कष्ट उत्पन्न हो रहा हो, तो उस समय वह उस राज्य के लिए संकट काल की क्या कर सकता है? घोषणा कर सकता है। तो इस तरीके की घोषणा का प्रावधान है। संसद की स्वीकृति के बिना, यानी संसद की स्वीकृति के बिना ये घोषणा 2 माह से अधिक की अवधि के लिए भी लागू नहीं रहेगी। यानी जब तक संसद के द्वारा स्वीकृति नहीं मिलेगी, संसद इसके लिए आज्ञा नहीं देगी, तो उसको लंबे समय तक यानी 2 माह से अधिक समय तक उसको नहीं बढ़ाया जा सकता। 2 माह तक तो लगा सकते हैं, लेकिन इससे अधिक अगर इसको बढ़ाना है तो इसके लिए संसद की स्वीकृति होना आवश्यक है। लेकिन कानूनी व्यवस्था असफल हो रही, कानूनी व्यवस्था सही तरीके से नहीं बन पा रही है, तो उस समय राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, वो भी लिखित के अंदर प्रतिवेदन देगा। ठीक है। और इसे जो 2 माह से अधिक अगर बढ़ाना है तो ये 6 माह के लिए इसको लागू किया जा सकता है। कितने माह के लिए? 6 माह के। अब वित्तीय संकट की उद्घोषणा की विधि क्या है? तीसरा है वित्तीय संकट।
अब वित्तीय संकट की जो घोषणा है जिसके अंतर्गत ये चीज बताई गई है, क्या बताया गया है कि 360 अनुच्छेद कौन सा 360। अब अनुच्छेद 360 में क्या प्रावधान किया गया है कि इसमें राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए, राष्ट्रपति को क्या विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हो कि देश के अंदर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हो जिसमें कि वित्तीय यानी वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा, यानी वित्तीय स्थायित्व या साख को क्या खतरा उत्पन्न हो गया हो, ऐसा आभास होने लग जाए किसको, राष्ट्रपति को, तो वह वित्तीय संकट की क्या कर सकता है, घोषणा कर सकता है। और वित्तीय संकट की घोषणा के लिए क्या करेगा कि ऐसी घोषणा के लिए उसे वही अवधि निर्धारित है जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए, यानी 1 महीने तक तो इसको लागू किया जा सकता है। अब 1 महीने यानी जो पहले वाले 352 के अंदर जो पड़ा था वही परिस्थिति यहाँ लागू होगी, तो 352 के अंदर जो 1 माह का है उसको अधिक माह के लिए बढ़ाना है, मतलब 6 महीने और इसको बढ़ाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए संसद की स्वीकृति लेनी होगी। तो इस तरीके से क्या है कि वित्तीय संकट यानी धन की कमी हो जाए या फिर साख की स्थिति उत्पन्न हो जाए, अस्थिति उत्पन्न हो जाए, तो उस दौरान 360 का प्रयोग किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और भारत के अंदर इस तरीके की ये व्यवस्था लागू की जा सके। तो 3 प्रकार के संकटकालीन की जो है राष्ट्रपति को ये अधिकार दिए गए और इनका वो प्रयोग कर सकता है। अब उपराष्ट्रपति का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।